तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी पत्नी को धक्का मारा, इसलिए बरा किया था क्या तुमको कि एक दिन तुम अपनी ही माँ को मारो। तुम्हारी माँ से पहले ये मेरी पत्नी है, समझो। आलोक जी गुस्से में अपने बेटे स्मितान से कहा। पापा, यह क्या मेरी पत्नी है? मेरी पति पत्नी लगा कर रखा है। आपको पत्नी कोई अनूठी आए हुर की पड़ी है। जब से आए हैं एक ही रट ला कर रखे हैं कि इस घर में हिस्सा नहीं देंगे। इसमें पैसा तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं मेरे घर की अलमारी भी नहीं खोल सकता क्या? माँ मुझे अलमारी खोलने से रोक रही थी, इसलिए मुझे मजबूरी में धक्का देना पड़ा। आखिर इस घर पे हमारा भी अधिकार है। छोटा बेटा मिताज अपने पिता आलोक से बोले। आलोक जी खींचकर एक तमाचा छोटे बेटे के गाल पे जड़ दिया और गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी कल्याणी के साथ ऐसा करने की? छोटी बहू सीमा तमक्कर बोली, पापा जी इसको शर्म नहीं आती? अपने शादीशुदा बेटे पे हाथ उठाते हुए, भूलिए मत, अब यह आपके बेटे से ज्यादा मेरे पति है। अब इन पर आप दोनों का कोई अधिकार नहीं है। अरे आपको पता भी है आज यह कितने बड़े आदमी है। आप जैसे कितने लोग इनके पैर में गिरकर भीख मांगते हैं, तो क्या करे, औकात है। तभी एक झनाटेदार बहू के गाल पे पड़ा। कल्याणी जी जिंदगी में पहली बार किसी पर हाथ उठाया था। अपनी पत्नी का सहारा देकर आलोक जी की आंखें चमक गई। कल्याणी जी गुस्से में बोली, खबरदार बहू, अगर मेरे पति का अपमान करने की कोशिश भी की तो, और जब हमारा तुम लोगों का अधिकार ही नहीं रहा तो किस मुंह से अपना हक मांगने चले आए? नहीं दूंगी तुम्हें एक फूटी कौड़ी। अब जाओ सड़क में भीख मांगो। माँ का ऐसा रूप देखकर चारों बेटे बहू सन्न रह गए, खड़े रह गए। कल्याणी जी बड़ी बहू से बोली, क्या कह रही थी तुम? बहू, ऐसा करो आज तुम अपने भाई को बुला ही लो। खैर छोड़ो, तुम तकलीफ क्यों लेती हो, यह काम मैं ही कर देती हूँ। तभी आलोक जी के दोस्त का बेटा अजय वहाँ पे पेपर लेकर पहुँचा और साथ में 2 पुलिस वाले थे। पुलिस के सामने देखकर बड़ी बहू नेहा ने की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे तो दिन में ही चांद तारे नजर आने लगे थे, क्योंकि पुलिस के पर्दे में कोई और नहीं बल्कि उसका भाई राजेश था। भाई को हित में करने के लिए बड़ी बहू भाई को गले लगने आगे बढ़ी तो राजेश दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए बोले, इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, ना यहाँ कोई किसी का भाई हो और ना ही बहन। अपने भाई की रफ्तार आवाज से बड़ी बहू नेहा के किनारे खड़ी हो गई। आलोक बाबू ने वो पेपर वकील से लिया और बेटे बहू की तरफ पीछ दिया, जिसे देखकर बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों बेटे बस आलोक जी के चेहरे निहारने लगे। आलोक जी अजय और राजेश के साथ सामने वाले कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। चारों बेटे बहू सोफे पे धम से बैठ गए और आने वाले तूफान से थर थर कांपने लगे, जिसका अंदाजा उन्हें पहले से लग रहा था। और उस दिन कोसने लगे जब उन्होंने पिछली बार यहाँ आने की खबर अपने पिता को दी थी। कहाँ हो भाग्यवान, अभय और मितांश का फोन आया था। वो लोग यहाँ गांव आने के लिए ट्रेन में बैठ गए हैं। दूसरे दिन कल्याणी जी रह रह कर घड़ी देखती और पति से पूछती, फोन करके पूछो तो सही, दोनों बेटे बहुए कहाँ तक पहुँचे? अब तक नहीं आए। आलोक जी बोले, अरे भाग्यवान सब तो करो, आ जाएंगे। तुम 2 घड़ी चैन से बैठ जाओ। अब तुम सुबह से तरह तरह से पकवान बनाए जा रही हो। कल्याणी जी बोली, सबकी पसंद का खाना बनाया है आज, देखना खाना खाते ही खुश हो जाएंगे सब। पूरे 2 साल में देखूंगी आज अब सबके सामने आंखों तरस रही है अभय और मितांश को देखने। आलोक जी बोले, कल्याणी दोनों का काम ऐसा है कि सुबह 9 बजे शाम 7 बजे तक ड्यूटी ऑफिस से बजानी पड़ती है, कैसे समझ दे पाएगा हमको, इसलिए तो 2 साल बाद आ रहे हैं। कल्याणी जी बोली, फोन पर तो कह रहे थे कि दोनों इस बार हमें ही अपने साथ शहर ले जाएंगे, वैसे भी वो अकेले नहीं रह पाता, घर काटने को डरता है। आलोक जी और कल्याणी जी दोनों बेटे अभय और मितांश शहर में नौकरी करते थे। दोनों की पत्नियां नेहा और सीमा भी शहर में उन्हीं के साथ रहती थी। आज पूरे 2 साल बाद दोनों बेटे बहुए अपने गांव आ रहे थे, जिनका बेसब्री से आलोक जी और कल्याणी जी इंतजार कर रहे थे। कल्याणी जी बोली, सुनिए, मैं तो हम दोनों कपड़े भी बैग में पैक करके रख लेते, क्योंकि अभय कह रहा था कि वो लोग सिर्फ यहाँ 2 दिन ही रुकेंगे। आलोक जी बोले, तुम भी हद करती हो भगवान, बेटे बहू से पूछे बिना तुमने पैकिंग कर ली। कल्याणी जी बोली, आप तो रहने दीजिए, आपसे तो बात करना ही बेकार है, हमेशा उल्टा ही बोलते हो। जब एक बार वो लोग कह चुके हैं कि इस बार हमें शहर ले जाएंगे तो बार बार उसे बात को क्या दोहराना। उतने में गाड़ी का हॉर्न की आवाज बज उठती है। कल्याणी जी और वो लोग जी खुश होकर बाहर बेटे बहू के स्वागत के लिए जाते हैं। आलोक जी और कल्याणी जी को देखकर बेटे बहू के पांव तक नहीं छूते।
कल्याणी मन ही मन सोचती है कि बेचारे बहुत थक गए होंगे, इसीलिए पाँव छूना भूल गए। चारों अंदर आकर फ्रेश होते हैं और फिर खाना खाने बैठते हैं। छोटा बेटा मितांश खाना खाते बोला, वाह माँ, तुम्हारे हाथ में आज भी वही स्वाद है जो सालों पहले हुआ करता था। कुछ भी कहो माँ, सीमा तुम्हारे जैसा खाना कभी नहीं बना सकती। सीमा एक पल गुस्से से मितांश को देखती है और सभी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर सभी लोग बातें करते हैं और फिर बाद में बेटे बहू अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। शाम को कल्याणी जी सभी के लिए चाय बनाकर लाती है। तभी अभय मितांश से कहता है, मितांश, परसों शाम की टिकट बनवा देता हूँ, हम चारों को वापस जाना है। मितांश भी सहमति देता है। कल्याणी जी बोली, बेटा इस बार तो तुम मुझे और तुम्हारे पापा को भी साथ ले जाने वाले थे ना। इतने में अभय की पत्नी नेहा बोली, मम्मी जी, अभी तो हमने नया फ्लैट लिया है, अभी तो फ्लैट में काम करवाना बाकी है। कल्याणी बोली, अरे कोई बात नहीं, इतने दिन हम मितांश के घर रहेंगे। मितांश की पत्नी सीमा बोली, मम्मी जी, आप तो जानते हैं कि मैं मितांश सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और फिर देर रात तक घर आते हैं। अभी हमारी इतनी इनकम नहीं है कि हम कुक और मेड लगा सके। मेरे घर में तो राशन का सामान जमा नहीं रहता और ऐसे में आप बूढ़े लोगों को खाने पीने का ध्यान मैं नहीं रख पाऊंगी। हम दोनों तो कुछ भी खाकर गुजारा कर लेते हैं, मगर आप लोगों तो कुछ न कुछ खिला सकते हैं ना। अभय और मितांश ने भी अपनी पत्नियों की बात में सहमति दिखाई और बोले, मम्मी जी, पापा जी, अभी हम लोग खुद ही वहाँ सेट नहीं हुए हैं, ऐसे में आप लोग वहाँ जाकर कोई मतलब नहीं है। यह सब सुनकर कल्याणी जी रोने लगी और बोली, बेटा, तुम लोगों के बिना मेरा यहाँ दिल नहीं लगता, खाली घर मुझे काटने को डरता है। हम दोनों बूढ़ों को तो बस तुम लोगों के साथ चाहते हैं। अभी जो शरीर में इतनी ताकत भी नहीं है कि घर का सारा काम कर सकती हूँ। उनकी बात सुनकर बेटे बहू कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नेहा अपने कमरे में जाकर अब ऐसे बोली, तुम्हारी माँ तो पीछे पड़ गई है शहर आने के लिए, मगर मैं कह देती हूँ, मुझसे इनकी सिवा चाकरी नहीं होगी। तुम तो जानते हो वहाँ के लिए हमारी कितनी अच्छी लाइफ है। अभय बोला, हाँ तो मैं कौन सा उन्हें अपने साथ शहर लेकर जा रहा हूँ। दूसरी ओर सीमा भी मितान से बोली, यह दोनों गांव में रहे वही अच्छा है, वरना वहाँ आकर हमारे जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे। मितान से बोला, डोंट वरी यार, हम दोनों में इतने सारे शौक है कि हमसे हमारा खर्च ही उठा जाए, वही बड़ी बात है। इन दोनों को वहाँ लेकर जाकर मुझे अपना खर्च नहीं बढ़ाना। दरअसल बेटे बहू के उन लोगों को अपने साथ शहर में ले जाना ही नहीं चाहते थे। अपनी आजादी भरी जिंदगी में वो लोग कोई खलल नहीं चाहते थे। जब चाहे मजे से पार्टी करना, बाहर घूमने जाना, रात को देरी से घर आना, यह सारे शौक लोग शहर के आराम से कर रहे थे। मगर माँ पिताजी को यही बातें लोग अभी सेट नहीं हुए, ताकि कहीं उन्हें माता पिताजी को शहर ना जाना पड़ जाए। 2 दिन बाद बेटे बहू के घर वापस आने का समय आया। कल्याणी जी की आंखों में आंसू थमने का नाम भी नहीं ले रहे थे। वो फिर से एक बार बोले, मैंने तो हम दोनों कपड़े बैग में तैयार कर रखा था। अभय माँ की बात को काटते हुए बोला, अब हम में जाने दो, यह क्या जाने वक्त रोना धोना लगा रखा है। पीछे पीछे राहुल बोला, हाँ माँ, आप लोग शांति से यहाँ रहो, वैसे भी शहर जीवन आप लोगों के लायक नहीं है। कहकर वो लोग स्टेशन जाने लगे। आलोक जी तो सब कुछ समझ चुके थे, मगर समझी तो वह कल्याणी जी नहीं थी। थोड़ी देर में बोली, सुनिए, घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा है, बेटे बहू के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर से जोर जोर से रोने लगी। आलोक जी कहना चाहते थे, कल्याणी, अब तेरे बेटे बदल चुके हैं, वो हम दोनों बूढ़ों को अपने साथ नहीं रखना चाहते। मगर कल्याणी जी को लगातार रोते देखकर कुछ नहीं बोले। अब कल्याणी जी खोई खोई सी रहने लगी, खाना भी ढंग से नहीं खाती थी। उसके चेहरे की झुर्रियां और अधिक गहरी हो चुकी थी। आलोक जी कल्याणी जी को बहुत समझाने का प्रयत्न करते, मगर कल्याणी जी की आंखों पे तो बेटे बहू के मुंह की अंधी पट्टी चढ़ी हुई थी। इसलिए कल्याणी जी अब बीमार रहने लगी थी। एक रोज कल्याणी जी अपने बरामदे में बैठी हुई थी कि उन्हें बाहर से आवाज आई, साड़ियाँ ले लो, साड़ियाँ ले लो। कल्याणी जी ने उठाकर देखा तो एक महिला करीबन 70 साल की होंगी, वो साड़ियाँ बेच रही थी। उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट लगातार दिखी जा रही थी। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश हो। कल्याणी जी ने उसे बुलाया और साड़ियाँ देखने लगी। कल्याणी जी बोली, आप इस उम्र में घर घर जाकर साड़ियाँ क्यों बेच रही हो? क्या आपका कोई इस दुनिया में नहीं है? वृद्ध महिला पहले तो हंसी, फिर बोली, बहन, मेरे 4 बेटे हैं जो शहर में रहते हैं, अपना पेट पालकर उन्हें पढ़ाया लिखाया, शहर में नौकरी लगते हैं, उनकी शादियां करवाई, मगर अब चारों में से किसी के घर से मेरे लिए कोई जगह नहीं है। पति का साथ भी जवानी में छूट गया था,
ऐसे नालायक बेटे पे आश्रित रहने से बेहतर है मैं छोटा सा ही मगर अपना व्यवसाय शुरू किया। घर घर साड़ियाँ बेचती जाती हूँ, उससे मेरा खर्चा भी निकल जाता है और 4 लोगों से मिलकर थोड़ा हंस बोल लेती हूँ तो दिल को सुकून मिल जाता है। कल्याणी जी को इस वृद्ध महिला की बातें सीधे दिल पे लग गई। वो सोचने लगी दोनों बेटे बहू ने वापस शहर जाकर मुझे फोन तक नहीं किया, जबकि वो लोग मुझे यहाँ देख कर गए थे कि मेरा उन लोगों के जाने के कारण रो रो कर बुरा हाल था। मुझसे तो ये वृद्ध महिला बेहतर है, वो मन ही मन सोची, जो बेटे को भुलाकर अपना जीवन यापन कर रही है। बस उसी क्षण कल्याणी जी कठोर वन फैसला लिया कि वो ऐसे बेटे बहू के लिए आंसू नहीं बहाएगी जिन्हें उनकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आलोक जी घर लौटे तो देखा कल्याणी जी आज उनके मन पसंद का खाना बनाया था और वो बोले, आप मुझे कट पीस के टुकड़े लाकर देंगे, मैं अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ। सिलाई कढ़ाई तो मैं कल्याणी जी बचपन से ही निपुण थी। आलोक जी कल्याणी जी को खुश देखकर बहुत खुश हुए और वो बोले, कल्याणी तुमसे यह बदलाव कैसे आया? कल्याणी जी ने उस वृद्ध महिला से सीखी रामचरण जी को बताई। अब आलोक जी बोले, कल्याणी मैं तो यह बात पहले ही समझ चुका था, जो बात तुम्हें देरी से समझ आई क्योंकि तुम बेटे बहू के मुंह में अंधी हो चुकी थी। खैर देर आया दुरुस्त आया, कहकर कल्याणी जी अपने कटपीस टुकड़े लाने चली गई। यहाँ कल्याणी जी सिलाई कढ़ाई कर अपने हुनर को अपना हथियार बना लिया और धीरे दिन का उनका व्यापार जोरों से चलने लगा। कल्याणी जी अपने व्यापार में इतनी व्यस्त हो गई थी कि उन्हें बेटे बहू को याद करने का समय भी नहीं था। वहाँ शहर में अभय, मितांश और उनकी पत्नियां आज मिले तो मितांश बड़े भाई अभय से बोला, भैया रोज ये 9 से 7 की नौकरी करके थक गया हूँ और महीने की वही नॉर्मल सैलरी जिससे वो अब गुजारा भी नहीं होता। अभय बोला, मितांश तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है, मेरा भी कुछ यही हाल है। मैं भी यही सोच रहा हूँ क्यों न हम दोनों मिलकर कोई व्यवसाय करें जिससे आमदनी बढ़ सके, मगर व्यवसाय करने ज्यादा पैसा होंगे वहाँ कहाँ लाए? मितांश की पत्नी सीमा बोली, अरे गांव में आपके माँ पिताजी इतने बड़े घर में रह रहे हैं, वो कब काम आएगा? उस घर को बेच देते हैं, उससे जो पैसा आएगा उससे आप लोग नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अभय और मितांश को भी यह तकरीबन सही लगी। वो सभी लोग गांव पहुंचते हैं। गांव जाकर जब अपनी माँ का नया व्यवसाय देखा तो चारों की बहुत आश्चर्य हुआ। अभय की पत्नी नेहा बोली, जब हम लोग यहाँ से गए तो बुढ़िया ऐसे रो रही थी जैसे हमारे बिना मर ही जाएगी, और यहाँ देखो तो अपना नया कारोबार कैसे जमा कर बैठी है। सीमा बोली, चलो बुढ़िया के पैरों से गिर जाते हैं, शायद बुढ़िया हमें माफ कर देगी। कल्याणी जी पीछे से अपनी बहुओं की बात सुनकर बोली, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तुम लोगों को चिंता मत करो, अब तुम्हारे साथ शहर आने वापस रहूंगी नहीं। शायद उस वक्त मैं तुम लोगों की कभी दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर तुम लोगों ने मुझ पे उस अवस्था में छोड़कर जिंदगी का नया पाठ सिखा दिया। अभय और मितांश बोले, माँ दरअसल हम अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं जिसके लिए पैसे की जरूरत है। अगर आप कल्याणी जी बीच में ही बात काटकर बोली, आज वापस 2 साल बाद तुम लोग गाँव आए हो, बीच में तुम लोगों को हमसे फोन पे बातें करने का भी समय नहीं, मगर आज पैसे मांगने मुंह उठाकर चले आए। तुम जैसे नालायक बेटे से हमें कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही वापस चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब ना तो घर है, ना ही पैसा और ना ही माँ की ममता। आलोक जी बोले, कल्याणी बिल्कुल सही कह रही है, तुम लोग वापस यहाँ से चले जाओ, अब समझेंगे कि हमारे कभी बेटे थे ही नहीं। उतने में आलोक जी को उनका नौकर चंदू पुकारता है। बड़ा बेटा अभय माँ कल्याणी से बोला, क्या कहा? चले जाए? ऐसे कैसे चले जाए मम्मी, इस घर पे हमारा भी अधिकार है, इस घर में हम हमारा हिस्सा लेकर ही रहेंगे। अभय की पत्नी नेहा बोली, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, अभी मेरे भाई राजेश को बुलाती हूँ और इन बूढ़ों बूढ़ी को घरेलू हिंसा का इल्जाम लगा देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे हमें घर में हिस्सा नहीं देते हैं ये लोग। छोटा बेटा मितांश जब अलमारी की चाबी लेकर अलमारी खोलने का प्रयास करता है, उतने में कल्याणी जी आकर उसके हाथ से चाबी का गुच्छा खींचती है और मितांश उसको धक्का दे देता है। आलोक जी यह देखकर तमतमा उठते हैं और मितांश को एक थप्पड़ जड़ देते हैं अपने बेटे को। आलोक जी कल्याणी पहले से ही वकील अजय और राजेश को सब पता होते, इसलिए उन्होंने उन दोनों को बुला लिया। अजय ने जो पेपर बेटे बहू को पकड़ाया था उसमें साफ लिखा था कि जो बेटे बहुए माता पिता की सेवा नहीं करने ते उनका माता पिता के प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है। थोड़ी देर में दरवाजा खुला और आलोक जी, अभय और राजेश बाहर आए।
नेहा का भाई राजेश बोला, अगली दफा तुम चारों को किसी भी आलोक और कल्याणी जी को परेशान करने की कोशिश की तो तुम चारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और नेहा, तुम वहाँ मायके में भी अपनी भाभी को परेशान करती थी, जिस वजह से मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी जल्दी करवा दी। और यहाँ ससुराल में अपने सास ससुर को सेवा नहीं की और तुमसे सुधर जाओ। अब तो वरना ससुराल तो ससुराल, मायके से भी हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। अभय, मितांश और इतनी पत्नी आलोक जी कल्याणी जी से माफी मांगते हैं, मगर आलोक जी और कल्याणी जी उन्हें माफ नहीं करते और सभी बेटे बहू इतना सा मुंह लेकर वापस शहर चले जाते हैं। और उसे समझ में आ जाता है कि अब यहाँ पे उसका कोई गुजारा होने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है, आलोक और कल्याणी जी ने सही किया या गलत? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।